हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि और कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं की कोटि का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि जो होता है कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो आणविकता होती है उसे किस प्रकार से जानते हैं, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता है क्या, इसको हम लोग पहले ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा। किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में, किसमें, प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, यानी कि उसकी अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये तो हमारा सिंपल सा डिफिनीशन हुआ। ठीक है। इसे हम सरलतम रूप से किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभिक्रिया की आणविकता है इसे सरलतम रूप से किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये हमारा डिफिनीशन हो गया। हम आपको रिएक्शन के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से अभिक्रिया की आणविकता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है NH4NO2 गिव्स आउट, यानी कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा N2 + 2H2O। ये हमारा रिएक्शन हुआ। ठीक है। तो डिफिनीशन के अनुसार देख लेते हैं किसी प्राथमिक अभिक्रिया में। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये हमारा हो गया अभिकारक और ये हमारा हो गया उत्पाद। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, यानी कि इसमें इसकी संख्या को हम लोग देखेंगे, अभिकारक अणुओं की संख्या को देखेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे NH4NO2 की जो अणुओं की संख्या है वो 1 है, यहाँ पे 1 है। तो इस प्रकार से आणविकता हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आणविकता बराबर 1 हो गया। और भी डिफिनीशन के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं H2 + I2 गिव्स आउट। अब यहाँ देखेंगे जो हाइड्रोजन के अणु हैं 2 हैं, यानी कि हाइड्रोजन का जो संख्या है वो 2 और आयोडीन का भी 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2HI। ये तो हमारा संतुलित हो गया। ठीक है ना। सबसे पहले हम जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे संतुलित करेंगे, उसके बाद ही आणविकता को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अणु को देखेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, ये हमारा है अभिकारक, तो इसकी संख्या को देखेंगे। आयोडीन के देखेंगे तो यहाँ भी अणुओं की संख्या 1 है। इस प्रकार से आणविकता हमारी हो जाएगी 2। आणविकता बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे आणविकता के बारे में बता देते हैं आपको कि आणविकता के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वह एकाणुक, द्विअणुक व त्रिअणुक अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो आणविकता बराबर 1 आया है ये हमारा हो गया एकाणुक। ठीक है। यहाँ पे आणविकता बराबर 2 आया है तो ये हमारा हो गया द्विअणुक। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हुआ। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने लिखा SO2 + O2 गिव्स आउट SO3। तो हमने अभी बताया कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करेंगे। यहाँ देखेंगे तो जो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जो सल्फर है यहाँ पे इसकी मात्रा 1 है, यहाँ भी इसका मात्रा 1 है, ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3। तो दोनों पक्ष यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में हमें ऑक्सीजन बराबर करना है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्पाद है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 6 हो गई, यहाँ पे 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम यहाँ देखेंगे सल्फ़र जो है 2 हो गया, तो यहाँ भी अगर 2 लिख देंगे तो यहाँ भी सल्फ़र की मात्रा 2 और ऑक्सीजन पूरा मिला के 6 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आणविकता को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम फोकस करते हैं जो सल्फ़र डाइऑक्साइड लिखा है
इसके जो अणुओं की संख्या है वो 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके अणुओं की संख्या 1 है। तो इस प्रकार से ये आणविकता की बात करें तो इसकी आणविकता हो गई 2 1 3। ये हमारा आणविकता की संख्या हो गई 3। तो इसे हम कह सकते हैं त्रिअणुक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभिक्रिया की आणविकता की बात। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। चलिए, अभिक्रिया की कोटि क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। अभिक्रिया की कोटि हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम को, ध्यान से देखिएगा, वेग नियम को लिखने में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं के उचित घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे हमारा लिखा गया है, पहले डिफिनीशन को एक बार देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के, तो इस प्रकार से हमने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अभिक्रिया के वेग नियम को लिखने में, तो अभिक्रिया का वेग नियम क्या है, वेग बराबर के इंटू कैपिटल ए जो है यानी कि अभिकारक है उसकी पावर स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी, ये हमने लिखा। ठीक है, अभिक्रिया का वेग नियम लिखा। अब वहाँ पे देखेंगे अभिकारकों की सांद्रताओं के उचित घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो कोटि बराबर जो लिखा है अभिकारकों की सांद्रताओं यानी कि ए प्लस बी, इसका योग हमारा क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। इसके हिसाब से हम डिफिनीशन जो अभिक्रिया की कोटि उसकी डिफिनीशन सरलतम रूप से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको। कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसे समझने के लिए हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है NO + O2 गिव्स आउट NO2, ये हमने एक रासायनिक समीकरण लिखा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त, तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो नाइट्रोजन है 1 है और ऑक्सीजन की मात्रा 3 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, जो रासायनिक समीकरण हमने लिखा, रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब बात करते हैं वेग नियम की। तो आणविकता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, उसके बाद वेग नियम को लिखेंगे या अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त। तो अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है वो क्या है, उसको लिख देते हैं, वेग बराबर के इंटू अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग। ये हमारा क्या है, अभिकारक है, 2NO + O2, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं NO और इसके जो पावर चढ़ जाएगा 2, यहाँ पे अणुओं की संख्या 2 हो गई, इंटू O2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोटि बराबर 2 + 1। ठीक है, तो पूरा जो हमारा मान आएगा कोटि का वो हो जाएगा कोटि बराबर 3। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कोटि को निकालने के लिए कुछ विशेष नियम है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं की कोटि का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए, उसमें हमारा पहला है अभिक्रिया की कोटि योगात्मक मान होता है। ठीक है, जिसे हमने बताया कि जो अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला नियम है वो है अभिक्रिया की कोटि योगात्मक मान होता है, इसे अभिक्रिया को देकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं तो अभिक्रिया की कोटि शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। अब तीसरा जो हमारा नियम है उसको देखते हैं, किसी अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक दशाओं पर निर्भर करती है। ये किस प्रकार से निर्भर करती है हम आपको बताते हैं। तो चलिए, हमने एक रिएक्शन लिखा H2 + Br2 गिव्स आउट HBr, ये एक रिएक्शन हो गया। तो सबसे पहले हमने अभी बताया कि समीकरण जो है वो हम उसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे हम संतुलित करने के लिए 2 लिख देते हैं, हाइड्रोजन की मात्रा 2 और जो Br है उसकी भी मात्रा 2 है। ठीक है, उसकी जो संख्या है वो अब हम बराबर हो गई, यानी कि अभिकारक
और उत्पाद दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देख लेते हैं। चलिए, हम अगर कोटि की बात करें तो सबसे पहले वेग नियम को लिखेंगे। तो वेग बराबर क्या लिखेंगे, के इंटू H2 की पावर 1। यहाँ पे अणुओं की संख्या 1 है। फिर Br2 की पावर 1। तो हम लिख सकते हैं कोटि बराबर 1 + 1 बराबर 2। ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ शर्तें लागू करें तो उसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बोलें, किंतु इसी रिएक्शन में हम बात करेंगे, किंतु यह अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा, किंतु यह अभिक्रिया बंद नली में जल के ऊपर हो रही हो, जल के ऊपर हो रही हो, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर यही जो समीकरण है या जो रासायनिक अभिक्रिया हमारी है, यह बंद नली में जल के ऊपर हो रही हो, तब इसकी कोटि क्या होगी। तो हम बात कर लेते हैं पहले वेग समीकरण। तो हम यहाँ पे वेग समीकरण लिखेंगे, वेग बराबर H2 की पावर 0। क्यों, क्योंकि यह अभिक्रिया बंद नली में जल के ऊपर हो रही है, ठीक है। इसलिए जो हाइड्रोजन है उसकी पावर 0 और जो ब्रोमीन है इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, 0। तो इस प्रकार से जो हमारा कोटि आएगा 0 बराबर 0 बराबर 0, यानी कि जब इसकी घात 0 है तो हमारा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से कोटि की संख्या 0 आ गई, ठीक है ना। अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम हमारा है, यदि अभिक्रिया के बारे में लिखा गया हो कि यह एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया है तो उसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ अगर हम देखें तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया की बात करते हैं तो ये होता क्या है, तो हम आपको बता देते हैं। जो आभासी एकाणुक अभिक्रिया होती है वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि का मान 1 होता है और आणविकता 2 या 2 से अधिक होता है, तो वो हमारा आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात होने पर अभिक्रिया की कोटि बताई जा सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है, चलिए, जिस प्रकार से यहाँ पे हम क्वेश्चन एक लिखे हैं, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान इस प्रकार से दिया है, यानी कि 3 × 10⁻², मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -1 है। इस प्रकार से वेग स्थिरांक का मान दिया गया है। अगर हमें ज्ञात करना हो कोटि, इसकी कोटि कितनी होगी, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मात्रक, किसका, वेग स्थिरांक का मात्रक लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मात्रक बराबर मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकंड की पावर -1। ये हमारा हो गया मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि हमें ज्ञात करना है कोटि, तो हमने बताया था n बराबर कोटि होता है। तो हम किसी का भी, जब हमें n का वैल्यू निकालना है तो हम इस मोल चाहे ले लें या फिर लीटर ले लें, तो दोनों से हमारा n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको तुलना करते हैं। यहाँ पे भी मोल की पावर -2 और यहाँ मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर 2, लीटर की पावर n-1, सेकंड इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स। इस प्रकार से ये हमारा मात्रक हो गया। अब हम इसको तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मोल का जो यहाँ पे घात है उसके घातांक से लिख देते हैं, या घातांकों की तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - n = -2, क्योंकि यहाँ पे -2 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 इधर जब 2 आएगा तो प्लस हो जाएगा और n इधर जाएगा तो +n हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कोटि आई वो 3 आ गई, ठीक है ना। ये हमारा आंसर। तो अगर वेग स्थिरांक का मान दिया गया हो तो कोटि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये हमने सीखा। आगे बात कर लेते हैं। चलिए, अभिक्रिया के लिए प्रयोगात्मक निरीक्षण दिए होने पर सबसे पहले अभिक्रिया के वेग नियम का निर्धारण करते हैं, उसके बाद कोटि का। अभी हमने बताया अगर कोई अभिक्रिया लिखा है तो सबसे पहले उसके वेग नियम को लिखेंगे, तब हम कोटि का निर्धारण करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक अभिक्रिया के लिए निम्न आंकड़े दिए गए हैं, जैसे 2a + 3b =
गिव्स आउट उत्पाद, ये हमारा कोई रिएक्शन है। 2A + 3B गिव्स आउट उत्पाद, यहाँ पे हमारा कुछ उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है, देखते हैं। A की सांद्रता 1 2 2 है, B की सांद्रता 2 2 4 है। अभिक्रिया का वेग क्या होगा फिर? 2 2 4। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं वेग समीकरण की। तो लिखेंगे वेग बराबर K × A की पावर x × B की पावर y, ये हमारा वेग समीकरण हो गया। अब जो A की सांद्रता, B की सांद्रता, अभिक्रिया का वेग दिया गया है, इसको किस प्रकार से लिखेंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं वेग की, ठीक है। वेग, अगर अभिक्रिया का वेग 2 है, पहले 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो जो A की सांद्रता है वो 1 है और B की सांद्रता 2 है, तो उसको हम लिख देते हैं। A की सांद्रता 1 है तो 1 की पावर x हो गया, इंटू B की सांद्रता 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर y। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा बात कर लेते हैं, यहाँ पे फिर 2 है तो इसी प्रकार से हम फिर लिख लेते हैं। तो K × A की सांद्रता 2, तो 2 की पावर x हो गई, इंटू B की सांद्रता भी 2 है तो 2 की पावर y। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तीसरे की बात करते तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग 4 है, तो 4 = K, A की सांद्रता 2 होगी तो 2 की पावर x, उसके बाद इंटू यहाँ पे B की सांद्रता 4 है तो 4 की पावर y। इस प्रकार से ये हमारे 3 समीकरण बने और हमें ज्ञात करना है कोटि। तो हमने भी बताया कि जो कोटि होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हम लोग अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 का मान समीकरण नंबर 1 में क्या है और समीकरण 2 में 2 का मान क्या है। तो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यानी कि जो समीकरण 1 है यानी कि 2 का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अब हमने समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी है कि यहाँ भी, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। 2 की पावर y से हो गया कैंसिल। अब जो बचा हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 की पावर x बराबर 2 की पावर x, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इंटू में 1 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं, जब ये हमारा गुणे में ही रह जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 1 की पावर x और 2 की पावर x = 1। इस प्रकार से हम इसको लिख क्या सकते हैं, 1/2 की पावर x = और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0। इस प्रकार घातांकों की जब तुलना करेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 0। इस प्रकार से ये x की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं किस प्रकार से y की वैल्यू आएगी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। समीकरण 2 हमारा था 2 = K × 2 की पावर x 2 की पावर y, ये तो हो गया समीकरण नंबर 2। और समीकरण 3 क्या था इसको देख लेते हैं, बटे लगाएंगे। समीकरण 3 था 4 = K × 2 की पावर x और 4 की पावर y। इस प्रकार से हमने लिखा। तो अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो k से k कैंसिल, 2 की पावर x 2 की पावर x से कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से जब भाग करेंगे 2 आ जाएगा, तो 1/2 = इसको लिखते हैं यहाँ पे 2 की पावर y और 4 की पावर y, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे देखेंगे तो इसको लिखेंगे, 2 से जब काट देंगे 2 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर y। चूँकि दोनों की घात y है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। घातांकों की तुलना करेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से कोटि हमारी क्या आई,
कोटि बराबर x की वैल्यू यानी कि x प्लस वाई, x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 1 बराबर 1। ये हमारा मान आ गया, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। चलिए अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम हमारा है किसी अभिक्रिया में यदि किसी अभिकारक के नीचे अधिक के लिखने पर, यानी कि अधिक के लिखा हो किसी भी अभिकारक के नीचे, तो उसकी कोटि क्या हो जाती है, शून्य मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता देते हैं अभी। चलिए 8वां जो हमारा नियम है, यदि अभिक्रिया में जल यानी कि H2O लगा हो तो उसकी कोटि शून्य मानते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा यह है, अगर अभिकारक के नीचे अधिक के लिखा हो और अभिक्रिया में जल लगा हो तो दोनों की कोटि शून्य होगी। चलिए उदाहरण हम आप पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा उदाहरण है CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH गिव्स आउट CH3COONA प्लस H2O। इस प्रकार से ये हमारा कोई रिएक्शन लिखा गया है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। देखते हैं संतुलित है या नहीं। CH3COOH, तो यहाँ पे CH3COO ये हमारा हो गया, Na से Na हो गया और HOH को हम लोग H2O बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वेग नियम को लिखेंगे तो हो जाएगा वेग बराबर K इंटू CH3COOH की पावर 1। यहाँ पे CH3 यानी कि एसिटिक अम्ल की जो अणु है वो 1 है। यहाँ पे देखेंगे NOH लिखा है तो NaOH की पावर 1। इस प्रकार से कोटि हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। कैसे, 1 + 1 बराबर 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारी कोटि की बात हो गई। अगला देखते हैं यहाँ पे, तो CH3CO का होल टॉइस O प्लस 2 NaOH गिव्स आउट 2 CH3COONA प्लस H2O। इस प्रकार से ये हमारा रिएक्शन लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो NaOH लिखा गया उसके नीचे लिखा गया है अधिक के। तो अभी हमने बताया किसी अभिक्रिया में यदि किसी अभिकारक के नीचे अधिक के लिखा हो तो उसकी कोटि शून्य होती है। तो यहाँ पे NaOH की जो कोटि यानी कि जब वेग नियम को लिखेंगे तो शून्य लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वेग बराबर K इंटू CH3CO का होल टॉइस इंटू O। ये हो गया इसकी पावर, यहाँ पे मसला ब्रैकेट लगा देते हैं, कितना है 1 इंटू NaOH की पावर 0। ठीक है, तो कोटि की अगर बात करें, कोटि बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 0 बराबर 1। यहाँ पे कोटि हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तीसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव्स आउट CH3COOH प्लस C2H5OH। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जल लगा है तो इसकी भी जो कोटि होगी वो शून्य हो जाएगी। तो वेग बराबर K इंटू CH3COO C2H5 की पावर 1 इंटू H2O की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो कोटि बराबर आ जाएगा हमारा 1 + 0 = 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग आणविकता और कोटि के अंतर के बारे में जानेंगे। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है इसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।